नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। हर हार एक सबक लेकर आती है और हर जीत भी एक सबक लेकर आती है। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने इस बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और वो आजाद भारत में 2 कार्यकाल पूरा करके लगातार तीसरी बार शपथ लेने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इनसे पहले सिर्फ जवाहरलाल नेहरू ने यह इतिहास रचा था, लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के साथ बीजेपी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से उसका भविष्य तय होगा कि वो बीजेपी अगली बार और बेहतर करेगी या नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी इतनी संख्या जुटाने में कामयाब तो हुई है कि सरकार बन सके, लेकिन उनकी अगुवाई में अब तक के चुनाव में पहली बार बहुमत से पीछे छूट गई है। और ऐसा इसलिए इस बार हुआ है क्योंकि राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कुछ हद तक बिहार में हिंदुत्व की लहर कमजोर हुई और जाति का नैरेटिव हावी हुआ। इसलिए भविष्य सुधारने की जिम्मेदारी या उसका पहला संकेत मंत्रिमंडल गठन से दिखने वाला था। पीएम नरेंद्र मोदी ने सर्वसमावेशी समाज की बात की थी और ये बहुत हद तक पूरा करने की कोशिश भी की है, फिर भी कुछ कमियां रह गई हैं। सर्वसमावेशी कैबिनेट क्या होती है? ये वो कैबिनेट है जिसमें समाज के हर तबके की भागीदारी सुनिश्चित होती है। इस सरकार में 30 कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन इनमें अगड़ी जातियों से आने वाले मंत्रियों की संख्या करीब 18 है, यानी कि 60%। इनमें ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, पाटीदार और बनिया शामिल हैं। अब आबादी 15% में सिमटी है, लेकिन नीति नियामक कैबिनेट में इनकी हिस्सेदारी करीब 60% है। हम इस वीडियो में मोदी मंत्रिमंडल के राज्य मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों की बात नहीं कर रहे हैं। स्वतंत्र प्रभार वालों के पास फिर भी कुछ अधिकार होते हैं, लेकिन राज्य मंत्रियों के जिम्मे करने को बहुत कुछ नहीं होता। और अगर कैबिनेट मंत्री ज्यादा ताकतवर और डोमिनेटिंग नेचर का हो तो राज्य मंत्री खाली घूमते हैं। लिहाजा इस विश्लेषण को हमने कैबिनेट मंत्रियों तक सीमित रखा है। बीजेपी के कोर वोटर हिंदू हैं। हिंदू में अनुसूचित जाति और जनजातियां भी शामिल हैं। पिछड़े वर्ग के लोग भी आते हैं। 2014 और 2019 में अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही तो सिर्फ इसलिए क्योंकि पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों का वोट बीजेपी को गया। इसमें एक बड़ी भागीदारी पीएम नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं की भी रही है, जिनके कारण हाशिए पर पड़े या वंचित तबके से जुड़े लोगों का बीजेपी से जुड़ाव बढ़ा। लोकनीति CSDS के मुताबिक देश भर में बीजेपी को हिंदू अपर कास्ट ने 53% वोट दिए हैं और ये पिछली बार के बराबर हैं। हिंदू अपर OBC ने 39% वोट दिए हैं और ये पिछली बार से 2% कम है। वहीं हिंदू लोअर OBC का 49% वोट बीजेपी को गया, जो पिछली बार से 1% ज्यादा है। हिंदू दलितों का 31% वोट बीजेपी को मिला, जो कि पिछली बार से 3% कम है। वहीं हिंदू आदिवासियों का 48% वोट बीजेपी को मिला, जो कि पिछली बार से 5% ज्यादा है। मुसलमानों का 8%, सिखों का 10% और ईसाइयों का 14% वोट बीजेपी को मिला है। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को सवर्णों का 79%, जबकि इंडिया ब्लॉक को 16% वोट मिला है। यादवों ने 15% एनडीए के पक्ष में और 82% इंडिया ब्लॉक के पक्ष में मतदान किया है। कुर्मी कोयरे का 61% वोट एनडीए के खाते में गया, जबकि 34% वोट इंडिया ब्लॉक को मिला है। अन्य ओबीसी ने 59% वोट एनडीए को और 34% वोट इंडिया ब्लॉक को दिया है। दलितों में जाटवों का 24% वोट एनडीए और इतना ही इंडिया ब्लॉक को गया है, जबकि 44% वोट अब भी बीएसपी के पास है। गैर जाटव वोटों का 29% हिस्सा एनडीए के खाते में गया, जबकि 56% हिस्सा इंडिया ब्लॉक के खाते में गया है। और 92% मुसलमानों ने इंडिया ब्लॉक के पक्ष में मतदान किया है। इस सर्वे के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर भी और उत्तर प्रदेश में भी दलितों के बीच बीजेपी का आधार 2019 की तुलना में कमजोर हुआ है। साथ ही अपर ओबीसी, जिसमें कि यादव और कुर्मी कोयरी प्रमुख जातियां हैं, उनमें भी जनाधार थोड़ा घटा है। इसी साल आखिर में हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हैं। अगले साल दिल्ली और बिहार में चुनाव हैं। ये चारों ही चुनाव महत्वपूर्ण हैं और वहां पर सामाजिक समीकरण हावी रहेगा। ऐसे में संतुलन बनाने के लिए मोदी कैबिनेट में दलितों और पिछड़ों का प्रतिनिधित्व और बढ़ाया जा सकता था।
3-4 सवर्णों की जगह दलित और पिछड़ा वर्ग के कुछ और ताकतवर चेहरे शामिल किए जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी हिस्सेदारी कम रह गई। मोदी 3 मंत्रिमंडल की बात करें तो 30 कैबिनेट मंत्रियों में 3 आदिवासी हैं। बीजेपी के सर्बानंद सोनोवाल, जुएल ओरांव और किरण रिजिजू। आप कह सकते हैं कि जितनी उनकी आबादी है करीब करीब उतनी ही हिस्सेदारी है, बल्कि थोड़ी ज्यादा ही है। दलितों में भी 3 नेताओं को जगह मिली है। बीजेपी से वीरेंद्र खटिक, हमसे जीताराम मांझी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से चिराग पासवान को। यानी बीजेपी ने अपने कोटे से 1 दलित को कैबिनेट मंत्री बनाया है और 2 सहयोगियों के खाते में गए हैं। दलितों की आबादी 15% है, लेकिन कैबिनेट में जगह मिली 10%। ये फिर भी सम्मानजनक कहा जा सकता है। पिछड़े वर्ग से 5 कैबिनेट मंत्री बने हैं। शिवराज सिंह चौहान, HD कुमारस्वामी, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव और अन्नपूर्णा देवी। ये 20% से भी कम है। यही एक कमजोर पहलू है। हालांकि प्रधानमंत्री खुद OBC वर्ग से आते हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि जब PM ही पिछड़ा वर्ग से हैं तो उनकी हिस्सेदारी में थोड़ी कटौती की जा सकती है। लेकिन 52% से अधिक आबादी और कैबिनेट मंत्रियों में हिस्सेदारी 20% से कम, कुछ ज्यादा ही कटौती हो गई है, और वो भी ज्यादातर अपर बैकवर्ड हैं, यानी कि पिछड़े वर्ग में भी तुलनात्मक रूप से संपन्न और सामाजिक रूप से मजबूत जातियों के मंत्री। यहां आप ये कह सकते हैं कि स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों में जितेंद्र सिंह और अर्जुन राम मेघवाल को छोड़कर बाकी 3 राव इंद्रजीत सिंह, जयंत चौधरी और प्रताप राव जाधव पिछड़ा वर्ग से आते हैं। बात सही है, लेकिन तब भी ये आंकड़ा 35 में से 8 का होता है, जो कि 25% से कम है। और अगर आप अगड़ी जातियों की बात करें तो 30 में से इनकी संख्या 18 है। इसमें ब्राह्मण 6 हैं, नितिन गडकरी, JP नड्डा, निर्मला सीतारमण, S जयशंकर, प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव। 2 भूमिहार हैं, जिनमें बीजेपी कोटे से गिरिराज सिंह और JDU से ललन सिंह हैं। राजपूत 2 हैं, एक राजनाथ सिंह और दूसरे गजेंद्र सिंह शेखावत। गुजरात के पाटीदार भी 2 हैं, मनसुख मांडविया और CR पाटिल। बनिया भी 2 हैं, अमित शाह और पीयूष गोयल। आंध्र प्रदेश से सामान्य वर्ग में आने वाले राममोहन नायडू और तेलंगाना से G किशन रेड्डी हैं। हरियाणा से आने वाले हैं मनोहर खट्टर और मध्य प्रदेश से आने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया। इस तरह अगड़ी जातियों से कुल 18 मंत्री हैं। फिर वही बात जाती है कि आबादी तो 15% है या फिर बहुत से बहुत 20% हो जाएगी, लेकिन मंत्रिमंडल में जगह 60%। इनके अलावा अल्पसंख्यकों के नाम पर एक सिख मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। हमने आपके सामने ये आंकड़े रखे हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि भारत का संविधान सबको समुचित अधिकार देना चाहता है। और हाँ, संविधान से याद आया कि जब PM नरेंद्र मोदी संविधान सदन में NDA का नेता चुने जाने के लिए पहुंचे तो संविधान को अपने सिर माथे से लगाया था। वो एक बेहद खूबसूरत प्रतीक है, लेकिन प्रतीक की खूबसूरती तभी कायम रहती है जब उसे अमल में लाया जाता है। ये सही है कि बाबा साहेब का बनाया संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। ये भी सही है कि आज अगर पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को सत्ता में जगह मिल रही है तो संविधान की तपोभूमि पर खड़े लोकतंत्र के कारण। इस देश में 1947 से 1996 तक यानी करीब करीब 5 दशक तक सवर्ण प्रधानमंत्री होते रहे। पहली बार कोई पिछड़ा प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के रूप में मिला, फिर नरेंद्र मोदी मिले। दलित और आदिवासी प्रधानमंत्री की प्रतीक्षा अभी भी जारी है। हालांकि ये भी एक सच्चाई है कि वक्त के साथ जाति की श्रेष्ठता की गांठें खुल जाती हैं, लेकिन अभी भी स्थिति समता के स्तर पर नहीं पहुंची है। देश में सवर्णों की आबादी 15% बताई जाती है, लेकिन उनके हिस्से अगर 60% जाएगा तो ये विचार करने लायक बात है। उस सूरत में लोकतंत्र को अपने दामन में एक बार झांक लेना चाहिए। उस बात को महात्मा गांधी बहुत अच्छे से समझते थे। उनके बाद 2 और नेता इस बात को बखूबी जानते थे और वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। आज तीनों के नाम पर राजनीति तो होती है, लेकिन सत्ता की भागीदारी उनके नाम पर राजनीति के बावजूद चंद मुट्ठियों में कैद है। जरूरत उन बंद मुट्ठियों को खोलने की है, भागीदारी और हिस्सेदारी के सवालों पर गंभीरता से विचार करने की है, उन पर ठोस कदम उठाने की है। बोले भारत के इस एपिसोड में इतना ही। जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो सही लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हो सके तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए, इससे हमें मदद मिलेगी। नमस्कार।